दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और इधर उधर की बात नहीं, सीधा राहुल गांधी की, सीधा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, सीधा लोकसभा की, सीधा डेमोक्रेसी के मंदिर की, सीधा उस संसद की जिसकी बात हर कोई आज कर रहा है। कोई कह रहा है अरे कितने एग्रेसिव थे राहुल गांधी, अरे कोई कह रहा है देखो दिस इज द अराइवल ऑफ राहुल गांधी, कोई कह रहा है देखो कितना सटीक बोले हैं राहुल गांधी, कोई कह रहा है देखो राहुल गांधी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को 2 बार, गृह मंत्री को 4 बार, राजनाथ सिंह को 1 बार और न जाने किस किस मंत्री को खड़ा होना पड़ा। लेकिन ये जो कोई है ना, ये वही है सारे दिल्ली के बड़े बड़े क्लब वाले जो इस व्यक्ति विशेष जिनको पहली बार संवैधानिक पोजीशन मिली है राहुल गांधी, उनके लिए पिछले 15 सालों से तो मैं खुद देख रहा हूं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिस मैन विल अराइव। लेकिन जैसे दिल है ना कि मानता नहीं, वैसे ये है कि मानते नहीं। एक पुरानी कहावत है कि हाफ नॉलेज, अध कचरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। दोबारा दोहरा रहा हूं, अध कचरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, यह कहा जाता है। जब स्कूल में 6ठी 7वीं में होऊंगा मैं, तो मेरी हिंदी की क्लास की जो टीचर थी वो कहती थी तुम ये मात्राएं जो इधर उधर लगा देते हो, ए और ओ, उसके बाद संस्कृत आई, उसकी वोकैबुलरी आई तीता अंती, तो उन्होंने बोला तुम्हारे को ये आधा ज्ञान है, ये आधा ज्ञान तुम्हें ले डूबेगा किसी से। पढ़ो, पूरा पढ़ो और पूरा समझो। तब उन्होंने मुझे बताया था और तब से मेरे जहन में है कि अधकचरा ज्ञान आपको ले डूबता है। उसी तरह मिसगाइडेड या अनगाइडेड, यानी बिना दिशा का एग्रेशन, अनगाइडेड एग्रेशन या मिसगाइडेड एग्रेशन, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक ऐसी अब पोजीशन में बैठा है जो कि एक संवैधानिक पोजीशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर वो बोलते, आज राहुल गांधी अगर बोलते दर्शकों कि बीजेपी हिंसा की बात करती है, तो मैं कहता कि एक कांग्रेस का नेता बीजेपी के ऊपर वार कर रहा है। अगर वो ये कहते कि किस तरह से बीजेपी के नेता हिंसक भाषण देते हैं, तो मैं कहता कि एक कांग्रेस का नेता बीजेपी के नेता पे वार कर रहा है। लेकिन क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा माननीय एलओपी ने, नेता प्रतिपक्ष, क्या कहा कि जो हिंदू हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ा, कहा हिंदुओं को हिंसक मत। राहुल गांधी चेंज्ड, 1 मिनट में बदला। बोला ये जो बीजेपी वाले दिन भर हिंदू हिंदू करते रहते हैं, फिर लाइन बदली। इसीलिए अधकचरा ज्ञान एंड अनगाइडेड। आपको बीजेपी पे वार करना है। आपने नीट का सवाल उठाया, ठीक, सेना के ऊपर, अग्निवीरों के ऊपर जैसे ही बोले, रक्षा मंत्री खड़े हो गए एंड बोले नो यू आर रॉन्ग, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। संसद के पटल पे हैं आप, यू आर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फॉर गॉड सेक। और संसद के पटल पे झूठ नहीं चल सकता। कितने देर आजकल तो कोई आर्काइव्स ऑफ इंडिया में राहुल देव जी जुड़ेंगे, अभी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में कोई जाता नहीं है राहुल देव जी, सब गूगल बाबा से चेक कर लेते हैं कि किसने क्या कहा, क्या नहीं, कब की बात है, क्या नहीं है। रक्षा मंत्री खड़े हुए, वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मैं चाहता हूं विजुअल चला दीजिए 2 मिनट, जिनके बारे में राहुल जी ने कहा कि जब मुझे अलग मिलते हैं तो मुस्कुरा के हाथ जोड़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने झेप जाते हैं। और यही हाल उन्होंने कहा नितिन गडकरी का। कई जगह आप चुटकी ले रहे हैं, आप अंडर आर्म दे रहे हैं, इट्स ओके। मेरे को दिक्कत है फैक्चुअली रॉन्ग इंफॉर्मेशन
और हिंदुओं को हिंसक बताने से। हिंदू हिंसक कैसे हैं? राहुल गांधी जी, आप ही तो आए थे बोलने के लिए कि मैं कौन सा हिंदू हूं और कौन सा ब्राह्मण हूं और कौन सा मैं रुद्राक्ष पहनता हूं। क्या आप हिंसक हैं? पूछता है भारत। बिकॉज यू क्लेम्ड कि आप हिंदू। आपने कहा कि इस देश में माइनॉरिटी का इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत मजबूत हाथ है। बिल्कुल है। आपने कहा मुसलमान, सिख, जैन सब भारत का नाम रोशन करते हैं। आपने एक तरफ हिंदुओं को हिंसक बताया और दूसरी तरफ सारा श्रेय माइनॉरिटीज को दे दिया। आर यू सेइंग, राहुल गांधी, कि आप ये कह रहे हैं और कांग्रेस और पूरा समूचा विपक्ष, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आर ऑल ऑफ यू सेइंग कि 70% भारत का कोई योगदान नहीं? क्या हिंदुओं का कोई योगदान नहीं? क्या हिंदू सिर्फ हिंसक है? Why will you say such a thing? Why? मुझे लगता है ये अंदर का जो उबाल होता है, ये अंदर की जो असलियत होती है, वो कई बार बाहर आ जाती है, छलक जाती है जब आप अपने आप को प्रूव करने निकलते हैं। ये राहुल गांधी का तीसरा टेस्ट है और इस बार वो एलओपी है। वो अपने आप को ये प्रूव करने निकले थे कि देखो, आई हैव अराइव्ड एंड आई हैव अराइव्ड लाइक अ बैंग। मैं बहुत जोर शोर से आया हूं और मैं समूचे विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने अयोध्या के सांसद भाटी जी अभी मुस्कुरा रहे हैं चश्मा उतार के, लेकिन उनका हाथ पकड़ के बोला, बताइए आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या जीत रहे थे? राहुल गांधी जी, अगर कोई आपसे पूछ लेता कि आपको कब पता चला कि आप रायबरेली जीत रहे हैं या आप वायनाड जीत रहे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हिंदू हिंसक है, अग्निवीरों को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, वो शहीद नहीं होते। गलत जानकारी क्यों? आपको नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने हैं, पूछिए। आप विपक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यू हैव ऑल द राइट। उसी किताब, उसी संविधान जिसकी किताब आप और विपक्ष के नेता एज अ मैस्कॉट लेके चल रहे हैं, वही संविधान आपको पूरी ताकत और पूरी शक्ति देता है पूछने के लिए सरकार से। लेकिन वही संविधान आपको इस चीज की अनुमति नहीं देता कि आप 60, 65, 64, 70% भारत को, हिंदुओं को, द मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री को आप कहें कि आप हिंसक हैं। और ये तब, राहुल गांधी जी, जब आपकी पूरी कांग्रेस इलेक्शन के टाइम पे हर बार 19 में भी और 24 में भी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि कितने बड़े हिंदू हैं आप। फिर भी क्यों? अगर आपको मोदी और शाह का अगर आपको टक्कर करना, सवाल पूछने, तो आप क्यों सही तरीके से नहीं कर सकते? क्यों आपको गलत जानकारी देनी है? क्यों आपको जवानों के ऊपर गलत जानकारी देनी और हिंदुओं को हिंसक कैसे बताया? अगर किसी को भी मेरी ये बात, क्योंकि अभी भाटी जी बोलेंगे ऐसा नहीं बोला, इसीलिए मैं पहले सुना रहा हूं वो राहुल गांधी की छोटे छोटे एपिसोड क्या बोला एग्जैक्टली कौन से विषय पे, और फिर डिबेट करते हैं। जरा सुन लीजिए कि क्या कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज और कैसे उनको प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने टोका। प्लीज लिसन टू दिस। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भाई की बात कर रहे हैं। पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी। राहुल गांधी के इस बयान ने भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा।
गलत नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। पूछता है भारत। शलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। राहुल देव जी, रेणु मित्तल जी, राजकुमार भाटी, रत्नाकर त्रिपाठी मेरे साथ हैं। राहुल देव जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं सर, यू आर द सीनियर मोस्ट ऑन द पैनल। शलभ जी नमस्कार, भाटी जी नमस्कार। जी नमस्कार। राहुल जी, सब कुछ ठीक है, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम है विपक्ष का। चुटकी भी ले सकता है विपक्ष, सब लेते हैं, सब नेता लेते हैं। राहुल गांधी ने लीव नमस्ते करने वाली बात पे कि राजनाथ सिंह जी अकेले कर लेते हैं, मोदी जी के सामने नहीं करते, गडकरी जी का भी वो हाल है, ठीक है, लेकिन वाई विल ही बी फैक्चुअली रॉन्ग? और अगर कई बार गलती से निकल जाता है मुंह से एग्रेशन में, तो जब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री खड़े होकर बोल रहे भैया 1 करोड़ रुपए का देते हैं हम, कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उस पर कम या ज्यादा पे बहस हो सकती है, बट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहना, और उससे भी बड़ी बात हिंदुओं को हिंसक कहना, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री खड़े हुए सो ही टर्न, तो बोल देते कि मैं हिंदुओं को नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा वालों को कह रहा हूं। तो फिर शलभमणि त्रिपाठी एक्सप्लेन करते, अभी बीजेपी इज जंपिंग ऑन द बैंडवैगन सेइंग आपने 70% भारत को हिंसक कहा है, आपने हिंदुओं को हिंसक कहा है, ये अब भाजपा कह रही है। राहुल देव जी, देखिए, आपने भी पढ़ी सुनी होगी डिबेट, मैंने भी सुनी। रेणु जी, जहां तक पहले अग्निवीर का सवाल है उसको ले लें। अग्निवीर पर स्थिति यह है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि उनको कॉम्पनसेशन तो मिलता है लगभग 1 करोड़ रुपए का, लेकिन पेंशन नहीं मिलती है। और संसद की इसी साल जनवरी में संसद की जो संसदीय समिति है इस विषय से संबंधित, उसने ये कहा है, सिफारिश की है कि अग्निवीर शहीदों को भी, उनको भी वो सारी सेवा शर्तें और वो सारे लाभ मिलने चाहिए जो सैनिकों को मिलते हैं। ये संसदीय समिति की सिफारिश है। तो ये सब जानते हैं कि दोनों की सेवा शर्तों में फर्क है। कॉम्पनसेशन 1 करोड़ का मिलता है, ये सही है, लेकिन इसके अलावा और जो शर्तें हैं, जो और सुविधाएं मिलती हैं बिल्कुल राहुल, रेगुलर सैनिकों को, पर राहुल ने क्या कहा? को नहीं मिलती। सर, पर राहुल ने संसद के पटल पे क्या कहा? माननीय एलओपी ने क्या कहा कि उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। वो कहते कि दोनों के टर्म्स अलग हैं, वो कहते फैक्चुअली तो सर सही रखना पड़ेगा ना, जैसे आपने रखा, आपने बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट रखा कि 1 करोड़ रुपए मिलता है ऐश्वर्य, लेकिन दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, दोनों के नियम अलग अलग हैं। अगर वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलती, वो सारी बातें थी, लेकिन ये कह देना कि अगर कोई शहीद हो जाए तो वो शहीद नहीं माना जाएगा और उसको कुछ नहीं दिया जाता, दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग। और अब उन्हें समझना पड़ेगा, वो नेता प्रतिपक्ष है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, आप मानिए। और ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं, मेरे पास एक नहीं 4 पत्रकार है, शलभमणि जी भी है, भाटी जी भी है, नेता भी हैं, सारे न्यूज चैनल्स आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, विजय जी, रामकृपाल जी, जस्ट बिकॉज ही इज द एलओपी, एवरी चैनल वाज कटिंग टू इट। उनको समझना पड़ेगा कि एक एक शब्द उनका मॉनिटर हो रहा है, वो शूट एंड स्कूट अब नहीं हो सकता। सर राहुल जी, ये किससे सवाल है? आप ही से पूछ रहा हूं सर, आई एम कंटिन्यूइंग माय क्वेश्चन टू यू, इससे पहले बाकियों के पास जाओ। ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने मुझे लगा शायद उनसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने, पहली बात मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी का ये पहला मौका था नेता प्रतिपक्ष के रूप में,
और कम से कम मुझे ये साफ है कि उनको अपने शब्दों के चयन में ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये बिल्कुल साफ बात है। उनकी भावना सब समझ रहे थे। अग्निवीर को लेकर जो दोनों सेवा शर्तों में फ़र्क है वो भी सही थी बात, लेकिन कॉम्पनसेशन की बात सही नहीं है। कॉम्पनसेशन उनको मिलता है, लेकिन दूसरी बात पेंशन वाली थी वो ठीक है। तो मैं पहली बात कहूँगा कि उनको अपने शब्दों के चयन में और वो तथ्यों को किस तरह रखते हैं इसमें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहाँ तक हिंदू वाला सवाल है, मैंने जितना सुना पूरा सुना, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा। उन्होंने बाद में इसको साफ भी किया कि ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यानी वो बीजेपी के लोगों को कह रहे थे, शलमणि को। तो इस पर विवाद हो सकता है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के हिंदू जो हिंदू करते हैं वो हिंसक है या नहीं है, कितने हैं, ये एक अलग बहस का सवाल है। लेकिन ये मानना और ये उसकी व्याख्या करना कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी उनकी नियत न हो सकती है, न उनके शब्दों से ये अर्थ निकलता है। पॉइंट टेकन। इसमें भी मैं कहूंगा कि उनको ज्यादा सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। उनको अपनी वक्तृत्व की शैली को, अब वो केवल एक विपक्षी नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में बोलते समय अपने तथ्यों को ज्यादा मजबूत रखना चाहिए। हाँ। और कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि उस पर सवाल उठाए जा सके। शलमणि जी, राहुल देव जी कह रहे हैं भाई आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने तो आपको कहा है कि आप हिंसक हैं शलमणि त्रिपाठी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी वालों को कहा है। आप उसको क्यों कह रहे हैं कि पूरा 70% भारत यानी सारे हिंदू हिंसक है? उन्होंने ये नहीं कहा। ऐश्वर्य भाई, राहुल जी बहुत हम लोग के सीनियर रहे हैं, हम सब बड़ा उनका सम्मान करते हैं, पर देखिए राहुल जी को आके ये बताना पड़ रहा है कि नहीं, उन्होंने सारे हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने सारे जो हिंदू धर्म के लोग उनके लिए नहीं कहा, लेकिन जो इस देश के लोग सुन रहे थे। और मुझे तो कई बार एक भ्रम हुआ ऐश्वर्य भाई, मुझे लगा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं। मुझे तो लगा जिस प्रकार से वो हिंदुत्व पे हमलावर थे, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, मुझे तो लगा जैसे जाकिर नायक भाषण दे रहे हैं। जाकिर नायक जो इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे लगा कि यार ये तो भाषा लगता है कि जाकिर नायक की भाषा बोल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। ये आप सबको लग सकता है कि आप सबको भ्रम हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया और वो बड़े आवेश में बोलने चले गए। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर बोला है। क्या उनका इंटरव्यू अखबार में याद नहीं था कि मैं किसी प्रकार के हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता? क्या उनका इंटरव्यू लोगों को याद नहीं है? उन्होंने कहा कि जब मंदिर जाते हैं तो लड़कों को छेड़ते हैं। क्या लोगों को याद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा हिंदू आतंकवाद ऐश्वर्य भाई आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल जी भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पूछता हूं कि हिंदू आतंकवाद नाम की टर्मिनोलॉजी, हिंदू आतंकवाद नाम का कोई फिनोमेना आपने क्या देश में सुना है? लेकिन हिंदू आतंकवाद किसने थोपा? सबसे पहले किसने कहा कि जो हमला हुआ था मुंबई के भीतर, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा क्या इसमें आरएसएस के लोग हैं, इसमें बीजेपी के लोग हैं? और तब जबकि हम पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको बेनकाब कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी हमारी धरती पर बैठ के पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद कर रही थी। ये कहते हैं साहब हिंदू आतंकवादियों का नाम था। शलभ जी रोक रहा हूं, आपको माफी चाहता हूं, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। शलमणि जी आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, रिकनेक्ट कर रहा हूं 10 सेकंड में। लेकिन मैं तब तक रेणु जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं। मैं जरा स्टूडियो में मेरे साथ विजय जी और रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी आपके पास पहले आ रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2010 में ये इनकी सोच है कांग्रेस पार्टी की। पी चिदम्बरम ने कहा था हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 21 में राहुल गांधी ने हिंदूवादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए ये कहा था। 24 में यह कह दिया कि हिंदू समाज हिंसक है। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बीजेपी को कहा, हिंदुओं को नहीं कहा। रामकृपाल जी, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए ऐश्वर्य जी, शुरू में आपने जो जितनी बातें कही हैं, मैं उन्हीं बातों को सही मानता हूं जो आपने सारी चीज़ें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मेरा ख्याल ये है कि एक लंबे दौर तक मैंने देखा है संसद में किस तरह के बयान दिए जाते थे विपक्षी नेता की तरफ से और सत्ता पक्ष के तरफ से, बहुत सारा हुआ है। तो हम तो एक उस तरह का एक भरोसा रखते हैं कि सदन में, संसद में और सड़क और संसद में फ़र्क होता है। सड़क पर आप ये कह सकते हैं कि एमएसपी एमआरपी में फ़र्क नहीं आपको पता है तो आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद में जब आप जाएंगे
तो आपको एक अधिकार मिला है, लेकिन अधिकार के अनुपात में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप पूरे विपक्ष को जी आप एक जो है प्रधानमंत्री के बिल्कुल बरक्स माना जाता है, लीडर अपोजिशन जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी। लेकिन रामकृपाल जी, राहुल गांधी के साथ आयरनी ये है कि वो अपने आप को प्रूव करने निकले हैं। नहीं, मैं यही कह वो रहा ऐसे 50 वर्ष के व्यक्ति हैं कि उनको अपने आप को प्रूव करना है। मेरा ये कहना है वो हर बार फेल होते हैं, वो अभी भी होंगे, तो वो मैं दो अपने बातें- प्रूव करने के चक्कर में मुझे लग रहा है वो और गड़बड़ करके। नहीं, मैं केवल यही कह रहा हूं। उनका जो टीचर है जो उनको गाइड कर रहा है कि बेटा देखो तुम डिटेल में जा नहीं सकते हो, शिव जी की तस्वीर उठा लेना और ये कर देना, गुरु नानक देव जी की तस्वीर उठा लेना तो ये बोल देना, ये उनको गाइडेंस है नहीं मिल रही। वो बिल्कुल, एक तो जो जिस तरह से पोस्टर उठाए गए सारी चीजें, खैर मैं उस पर, रत्नाकर जी आ रहा हूं, रिलैक्स। मेरा केवल ये कहना है कि जिन मुद्दों को आज राहुल गांधी ने उठाया जी, उन सारे मुद्दों पर बराबर, जैसे उन्होंने 17 की नोटबंदी का मामला किया, 17 में नोटबंदी को 2019 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में जी, उसे रेफरेंडम माना गया था। हाँ। अग्निवीर का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा, हर जगह सड़क पे बात हुई। वो सारे इन्हीं मुद्दों पर अभी आप इलेक्शन लड़के आए हैं और 4 जून को एक निर्णय आया है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष का बहुत अधिकार होता है, लेकिन बहुमत का भी सम्मान होना चाहिए। यह महसूस करना चाहिए कि जनता ने बीजेपी या एनडीए अलायंस को सत्ता में बिठाया। पॉइंट है। ये मेरा कहना है, और ये बात नहीं भूलनी चाहिए विजय जी आ रहा हूं। कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, मेरा ये इतना ही कहना था। सर। मैं आज जिस तरह से देख रहा था सारी चीजें, मुझे केवल एक बात का दुख था क्या? कि जैसे होता है ना फिल्मों में, एंग्री यंग मैन का दौर लौटा था, राजेश खन्ना के बाद, चिकने चुपड़े चीजों के बाद एक एंग्री यंग मैन का दौर लौटा। राजनीति में जो आपको लग रहा है राहुल गांधी एक्टिंग कर रहे थे? मैं मेरा एक क्लियरली बात करते ना आप, तो हमेशा मुझे क्लियरली बता देते हैं कि सब्सटेंस पे आइए, सब्सटेंस पे आइए। राष्ट्रपति रेणु मित्तल, कम ऑन सब्सटेंस। भाटी जी आ रहा हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण विजय जी का अगर उल्लेख किया जाता, उसमें भी बहुत नीट था, उसमें भी वो तमाम मुद्दे थे। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण, विजय जी कमिंग टू आफ्टर रेणु जी, आप नीट उठाते। ओके रामकृपाल जी वापस आ रहा हूं। रेणु जी, हिंदू हिंसक होता है, ये कौन सिखा रहा है राहुल गांधी? रेणु जी, योर व्यू पॉइंट। बहुत हाँ, बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है आज बीजेपी। क्योंकि धो के राहुल गांधी ने पटक के बीजेपी पार्टी और आरएसएस ज्ञान देते रहते हैं, उसी के चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए। बोलिए मैम, प्लीज। अब आप मैं चुप। आप और लोगों का सुना है तो सुन लीजिए। एब्सोल्युटली मैम, एवरी वर्ड प्लीज बोलिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो उन्होंने चुनाव में एड्रेस किया। उसमें जो है, जो उनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसीज है, फार्मर्स है, स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, लेबर है, दलित है, विमेन है, सारे इश्यूज पे उन्होंने कहा किस तरह से बीजेपी के लीडरशिप ने शॉर्ट चेंज किया इन लोगों को, कैसे लोग तकलीफ में है, कैसे महंगाई है, ये है वो है, जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे इस चुनाव के, वो सब राहुल गांधी ने बोल दिए। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था जब उन्होंने हिंदू की बात की कि बीजेपी का पूरा आईटी सेल और उनके बड़े बड़े मंत्री जो खड़े होके बीच में इंटरवीन कर रहे थे कि ये तो बोलेंगे ही, उसको हिंदू को ही मेजर इशू बनाएंगे। बड़ी लंबी स्पीच थी, उसमें राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला। उन्होंने अटैक किया बीजेपी की लीडरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंसक हैं, इन्होंने हिंसा की माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, और जो चोट पहुंचाई है सोसाइटी को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी की लीडरशिप। उसके बाद जो आदमी शिवजी की तस्वीर लेके आता है और भगवानों की बात करता है और सब, क्या वो कह रहा है कि पूरा हिंदू हिंसक है? नहीं बोला उसने। मैंने भी स्पीच सुनी, आपने भी। तो इसको जो है सिलेक्टिवली मत देखिए और सिलेक्टिवली मत कोट करिए, क्योंकि ये तो आदत है बीजेपी की कि धीरे धीरे मेन इश्यूज को साइडलाइन करके, जो एक हिंदू का इशू खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम कर लिया ना प्रधानमंत्री ने, देख लिया नॉर्थ इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, लोग फेड अप हो गए हैं। हर समय हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। ओके शलभ जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया। विजय जी, आई वांट योर इंटरजेक्शन, और उसके बाद शलभ जी, भाटी जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। आप तीनों के पास। विजय जी, आपका व्यू पॉइंट। आपने सुना राहुल देव जी को भी, जो कह रहे हैं कि भैया चॉइस ऑफ वर्ड्स बोलना बहुत सोच समझ के पड़ेगा, और आपने रेणु जी को कहा कि बिल्कुल ठीक जा रहा है व्यक्ति। राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक कुल ओवरऑल समझना चाहिए कि आज राहुल गांधी जी का पहला विपक्ष के सर
पहला विपक्ष के नेता के तौर पे पहला भाषण था उनका जी। पहली बार, तो सारा देश उनको देख रहा था। और एलओपी के तौर पर एक ये अधिकार भी है कि आपके पास पूरा मौका है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोट ऑफ थैंक्स पर उनको बोलना था, तो समय भी पूरा उनके पास था। वो क्या मैसेज क्या दे रहे, एक मैसेज उन्होंने दिया जो पिछले 3 दिन से था, जो आज मैसेज दिया कि ये सरकार को जो बहुमत में बैठी है उसको समझना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं और अब ऐसे नहीं चलेगा जैसे आपने 10 साल चलाया। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम एग्रेशन के साथ जाएंगे। चल, अब सुन रहे हैं ना, आपको चुपचाप नहीं सुनेंगे। तीसरी बात, उनकी भावना को समझिए। जो राहुल जी ने शब्दों के लिए कहा तो उनकी भावना समझिए। जैसे एमएसपी पे उन्होंने गलत बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं थी। हिंदुओं पर उन्होंने फिर करेक्ट किया कि भाई बीजेपी के हिंदुओं की बात कर रहे हैं। फिर अग्निवीर पर जो बात राहुल जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने अग्निवीर की पूरी योजना के खिलाफ उन्होंने तो कहा कि हम बंद ही कर देंगे अगर उनकी सरकार आई। तो कुल मिलाकर राहुल जी को आप ग्रेस पॉइंट्स दें और कहें कि भाई वो विपक्ष के नेता के तौर पर उनका पहला भाषण था और उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझे। लेकिन एक वो जो समझते हैं, उनकी कामयाबी यह है कि उनके भाषण पर 5-5 मंत्रियों को अपनी तरफ से बात करनी पड़ी। वो परसेप्शन कांग्रेस बना रही है। हाँ, तो ये परसेप्शन बना रही है वो, तो ये उनके लिए, उनको लगता है कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है कि संसद में विपक्ष के नेता पर सरकार के 5-5 मंत्रियों को बीच में बोलना पड़े। हालांकि वो अलग कारण है किस बात पर बोले, लेकिन ये बात तो हुई ना कि 5 बार बोले, प्रधानमंत्री जी भी बोले। और उसके बाद बीजेपी को, जो मुझे नहीं जरूरत लग रही थी, कि बीजेपी ने बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलो मणि जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? जब हाउस चल रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से क्या जरूरत है? विजय जी की सुनिए आपने, बताइए। चलो मणि जी, हर्षवर्धन जी जुड़ गए, भाटी जी आ रहा है उसके बाद सीधा आपके पास जी। आप जब हाउस के लीडर ऑपोजिशन के तौर पे ये कहते हैं कि अग्निवीर को कोई शहीद का सम्मान नहीं मिलता, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि हम वो झूठ सुनते रहें जो दुनिया के सामने जाए? और आप दुनिया के मंच पर लाकर ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सेना का अपमान करते हैं, हम अपनी सेना का ध्यान नहीं रखते। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जीत है, कि आपकी बात क्या, आपका झूठ का खुलासा किया हमारे रक्षा मंत्री जी ने, तो बिल्कुल सही किया, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज ये तय करके आए थे कि वो केवल भाजपा के खिलाफ नहीं, वो देश के खिलाफ बोल रहे थे। आज जब अपनी सेना के बारे में आप इस प्रकार की तथ्यहीन बातें करते हैं, इस प्रकार की झूठी बातें करते हैं, और उनको स्वीकार करना पड़ा। बाद में उनकी बोलती बंद हो गई। जब रक्षा मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं साहब मैं तो ये कहने जा रहा था। आप जरा कल्पना करिए, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि हिंदू मानते हैं, हिंसा की बातें करते हैं, असत्य की बातें करते हैं, और जीसस क्राइस्ट को कोट कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि एक तरफ कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। अरे राहुल गांधी के घर में भी जीसस क्राइस्ट है, लोगों ने फोटो देखी है, लेकिन आज ये जान लिया कि उनके सर में भी जीसस क्राइस्ट है। हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, हिंदू आतंकवादी कहेंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट को महान बनाएंगे और ये बताएंगे कि साहब जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था कि ऐसे करना चाहिए। आप अगर तथ्यहीन बातें करेंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि स्पीकर माइक बंद कर दिया जाता है, तो उसका जवाब मिलेगा। और ये पहली बात नहीं हो रहा है शौर्य भाई, आप तो बहुत लंबे समय से राहुल गांधी को कवर करते रहे हैं, आप भूल गए क्या? तभी मैंने कहा कब तक विजय जी ग्रेस मार्क्स दे के पास करेंगे? मुझे 5 सेकंड बोलिए 30 लीजिए। क्या आप भूल गए? प्रयागराज में भाषण दे रहे थे, अचानक राहुल गांधी ने अपना बांह चढ़ाई और एक कागज फाड़ दिया, और बाद में जब वो मंच से निकल गए तो एक कागज सबके हाथ में लगा जहां लिखा था कि यहां पर आपको बांह चढ़ानी है और यहां पर आपको कागज फाड़ना है। इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। ये स्क्रिप्टेड होता है, राहुल गांधी के लिए बार बार होता है। हम लोग पिछले बहुत सालों से उनको देखते आ रहे हैं और वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में आते हैं, लेकिन इस देश ने आज ये देख लिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में आने के बाद भी वो उतने ही हल्के हैं जितने हल्के वो पहली बार बांह चढ़ दे रहे थे। बीजेपी कह रही है हल्के हैं। उन्होंने देश रत्नाकर त्रिपाठी, पॉइंट टेकन। चलो मणि जी, रत्नाकर जी, बीजेपी कह रहे हैं वो हल्के हैं, विजय जी कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, रामकृपाल जी कह रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, राहुल देव जी कह रहे हैं शब्द का चयन बेहतर होना चाहिए, रेणु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही लाइन पे जा रही है। रत्नाकर त्रिपाठी, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। रत्नाकर जी बोलिए। हर्षवर्धन जी, भाटी जी के बाद आपके पास। बनारस में एक कहावत कही जाती है, क्या सर बोलिए? कि जबरा मारे भी रोए भी न दे। तो आज जब धो धो के पीटा है तो इतना तो भाजपा का और उनके समर्थक पत्रकारों का विलाप तो जायज है। रही बात कि हिंदू की या हिंदुओं पे उन्होंने क्या बोला, उस पर मुझे भाजपा से या भाजपाई पत्रकारों से कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने हाथ दिखा के बोला कि ये जो हिंदू अपने को कहते हैं वो हिंसक है। आप हिंसक नहीं है, आपने तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की है। अयोध्या पूरा उजाड़ दिया, क्या मुसलमान उजाड़े आपने? बौद्ध उजाड़े, जैन उजाड़े। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे कम से कम 1600 मकान तोड़ दिए, 40,000 लोगों को बाहर कर दिया। आपने महाकाल के नाम पे वहां के कम से कम 50-60 हजार लोग को बाहर कर दिया।
आपने विंध्य कॉरिडोर पूरा बनाने के चक्कर में पूरा हिंदुओं को विस्थापित कर दिया। आप अभी कामाख्या कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, कौन विस्थापित हो रहा है? आप बताइए मुझे। अवधेश प्रसाद जी जो सांसद है अयोध्या के, उनको कोट करके राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ये बोलने दीजिए, अब ये विलाप करते रहेंगे, अब इनके विलाप का समय है। कहा ना अमित शाह ने कि इन्होंने बुद्ध जी को दिखाया, इन्होंने गुरु नानक देव जी को दिखाया। एसजीपीसी से बात करें, ये जाके बौद्धों के मोनेस्ट्री से बात करें। क्यों भैया, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामचंद्र जी की, तो चारों शंकराचार्यों ने कह दिया था कि समय ठीक नहीं है। तो अमित शाह को नहीं याद आया कि जिस धर्म के हैं उस धर्म में जाना चाहिए? तब तो बड़ा अरे इन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है। कौन सा गलत कहा? अयोध्या वासियों के राम हृदय में बसते हैं, राम पहले हैं उनके। आपने 20,000 निमंत्रण पत्र बांट दिए और अयोध्या वासियों को वहां फटकने नहीं दिया। तो जो रामचंद्र जो लाठी चला रहे हैं, शंकर जी जो आपको पीट रहे हैं, अभी आपको पीटेंगे जगन्नाथ जी, अभी आपको पीट रहे थे महाकाल जी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये जितनी बातें बोली गई हैं उनको हिंदुत्व पे लाने की चेष्टा इसलिए हो रही है। ओके, क्विक इंट्रोडक्शन शलभ मणि जी, भाटी जी और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। शलभ मणि जी क्विक काउंटर, भाटी जी उसके बाद क्विक काउंटर। शलभ भगवान राम उनको पीट रहे हैं जो पिछली 3 बार से विपक्ष में बैठे हैं, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। वो इस बात से खुश है। क्या खुशी है? रत्नाकर जी की खुशी आपकी बरकरार रहे और कांग्रेस के लोगों की खुशी बरकरार रहे कि आप चुनाव हारने के बाद, विपक्ष में बैठने के बाद आप इतने आह्लादित हैं। खूब आह्लादित रहिए। सच्चाई है इस देश के लोकतंत्र की कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। आप अपने नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बना के खूब खुश रहिए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। भगवान राम का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि आप विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि आप देश के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के साथ खेल करते हैं। ये देश स्वीकार नहीं करेगा और हिंदुत्व स्वीकार नहीं करेगा। भाटी जी उसके बाद दोबारा आ रहा हूं राहुल देव जी आपका। भाटी जी नाउ, भाटी जी बोलिए। भाटी जी, देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की एंट्री बहुत धमाकेदार रही, उनकी डेब्यू स्पीच बहुत शानदार रही और नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर सत्ता पक्ष, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो व्यवहार था वो बहुत ही शर्मनाक रहा। लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा खराब व्यवहार हो नहीं सकता। राहुल गांधी जितने समय बोलते रहे, बीजेपी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग उन्हें लगातार डिस्टर्ब करते रहे और कोई साधारण सांसद करते तो अलग बात है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, दूसरे मंत्री और सीनियर सांसद उन्हें बार बार डिस्टर्ब करते रहे, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। और ये ना समझा जाए कि वो केवल कुछ आपत्तिजनक बोल रहे थे या विवादास्पद बोल रहे थे तब डिस्टर्ब किया। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी स्पीच शुरू की और उन्होंने सभापति महोदय से कहा कि थैंक यू फॉर गिव माई अपॉर्चुनिटी, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी के सांसदों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मोदी मोदी, भारत माता की जय, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। कौन सा व्यवहार था? नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए हैं, देश की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर दिया है। 10 साल में पहली बार मोदी जी ने, जिन पर लगातार तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते रहे हैं, संविधान समाप्ति के आरोप लगते रहे हैं, उन मोदी जी को पहली बार नेता प्रतिपक्ष के सामने बैठने का अवसर मिला है। कम से कम पहली बार तो शांति से सुनना चाहिए था वो क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं। कि इस तरह कैसे आप सरकार चलाएंगे? नेता प्रतिपक्ष को आप अपमानित करेंगे, बात बात पर डिस्टर्ब करेंगे, हल्ला मचाएंगे, सड़क के लोगों की तरह सड़क और नुक्कड़ पर जिस तरह से शोर शराबा होता है, हो हल्ला होता है, और फिर ये शेखी बगाड़ते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और अनुशासन की दुहाई देते हैं कि सदन को अनुशासन से चलना चाहिए, नियम बताते हैं। ये कौन से नियम में लिखा हुआ है कि प्रतिपक्ष बोलना शुरू करें और सत्ता पक्ष के सांसद हल्ला मचाना शुरू कर दें? और दूसरी बात, सुन रहे हैं ना? और मैं बोल दूं, ये तो कोई बिल्कुल ही कोई बुद्धू आदमी हो तो वो ये कह सकता है कि हिंदू धर्म और अग्निवीर के मामले में राहुल गांधी ने गलत बोला। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं।
दूसरे, अग्निवीर में क्या सब लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें ना तो शहीद का दर्जा मिलता है, ना उन्हें पेंशन मिलती है, ना वो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं जो नियमित सैनिकों को मिलती हैं? क्या सेना में आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं? आपने देश की सुरक्षा दांव पर नहीं लगा दी है? आप भारत की सेना को कमजोर नहीं कर रहे हैं, उसकी गरिमा नहीं गिरा रहे हैं? और ये चुनाव में मुख्य मुद्दा था, और अगर भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हुई हैं तो उसमें अग्निवीर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। शलमणि त्रिपाठी, क्विक काउंटर रिएक्शन। हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। तेज है। शलमणि त्रिपाठी, क्विक। सुना आपने पार्टी समस्या यही है, वो कह रहे हैं कि आप घबरा गए राहुल गांधी से। समस्या यही है कि राहुल गांधी हो, उनकी पार्टी हो, उनके राजकुमार भाटी जी जैसे हमारे भाई, उनके जो सहयोगी हो, उनको बड़ा आसानी से एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है हिंदुत्व पे बोलने का। यहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, मैं चुनौती देता हूँ, हैसियत है तो इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल के दिखा दीजिए, एक शब्द बोल के दिखा दीजिए। अगर आप खुद को सेकुलर बोलते हैं, जो तथाकथित है, देश जानता है कि आप सब छद्म सेकुलर हैं, आपका सेकुलरिज्म सिर्फ इस बात के लिए है कि आप हिंदुओं को अपमानित करिए, हिंदुओं को गाली दीजिए। आपकी हैसियत नहीं कि इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल दे। और राहुल गांधी बोलेंगे जिनकी पार्टी ने धर्म के आधार पर, मैं बोल देता हूं, अभी आपकी डिबेट में बोल देता हूं, ऐश्वर्य जी, आत्मा पर आरी चला दी, इस देश की आत्मा को बांटने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर का विरोध करती रही। और आप बड़े आह्लादित हैं, अयोध्या जीत गए। हम कहते हैं अयोध्या आप हार गए, आप अयोध्या जीत गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस देश ने आशीर्वाद दिया, इस देश के लोकतंत्र ने आशीर्वाद दिया। हमारे भाई दिए उनकी गवात खत्म हो जाएगी। एक 5 सेकंड रत्नाकर जी को बड़ी चिंता थी रत्नाकर जी को, जमीनें चली गई। अरे रत्नाकर जी अमेठी जाइए, और सम्राट साइकिल, ऐश्वर्य भाई भी गए थे, सम्राट साइकिल की जमीनें कैसे लूटी गई गांधी परिवार के द्वारा, वो देख के आइएगा। वहां गांधी परिवार लूटता था, आपने किसानों की जमीनें ली फैक्ट्री खोलने के नाम पे। सम्राट साइकिल खोलेंगे और सारी जमीनें आज गांधी ट्रस्ट में चली गई हैं, जाकर उनको जवाब दीजिए। इसलिए वहां के लोग जानते हैं आपकी सच्चाई। 9 में हार जीत होती रहती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री है। आप हिंदुत्व को गाली देते रहिए, हिंदुओं को गाली देते रहिए, ये देश मुकाबला करेगा। और हाँ, हम मुकाबला करेंगे, हम आपका जवाब देंगे, क्योंकि आप इस तरह से देश के हिंदुओं को गाली नहीं दे सकते, उनको आतंकवादी नहीं बोल सकते। आप जीसस क्राइस्ट को जो वहां पे उनको महान बताते हैं कि जीसस। ओके शलभ जी, बाडी जी क्विक इंटरजेक्शन। राहुल देव जी आ रहा हूं भाई, हर्षवर्धन जी को बोले नहीं अभी तक। हाँ बोलिए बाडी जी, क्विक इंटरजेक्शन। सलम मणि जी ने चुनौती दी कि इस्लाम पर कुछ दो शब्द बोलकर दिखाओ। मैं बोल रहा हूं, आपकी डिबेट में बोल रहा हूं। जिस तरह आरएसएस और बीजेपी हिंदुओं को भड़काते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं, उन्हें हिंसक बनाते हैं, उनके हाथ में हथियार थमाते हैं, इसी तरह कुछ मुस्लिम संगठन भी हैं जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को आतंकवादी बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भड़काते हैं, उन्हें कट्टर बनाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। ये दोनों तरफ जो कट्टरवादी हैं, ये देश के लिए खतरा है। जितना खतरा इस्लामिक कट्टरवाद है, उतना ही खतरा हिंदू कट्टरवाद है। ये हिंदुत्व के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, वो इस्लाम के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। इन दोनों से देश को बचाने की जरूरत है। ओके, हर्षवर्धन जी, विजय जी, रामकृपाल जी, राहुल देव जी, रेणु जी। मैं हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं सर, एक बार बोले नहीं, फिर राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी, थैंक यू। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आज जो किया है, उसने इस देश की हिंदू राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करना तय कर दिया। कैसे? वो राहुल गांधी जो हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम के समकक्ष मानते रहे, वो राहुल गांधी जो जयपुर में महंगाई की रैली के लिए भाषण देने गए और वहां पूरी तरह से हिंदुत्व पर हमला बोला, वो राहुल गांधी और उनका कांग्रेस जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जितनी तरह की अड़चनें हो सकती थी, शंकराचार्य का बयान लेना, उकसाने का काम करना, वास्तु दोष बताना, मुहूर्त ठीक नहीं बताना, शिखर ठीक नहीं बताना, यानी हिंदू स्वाभिमान की जितनी चीजें हैं वो सब कांग्रेस को बुरी लगती जी। काशी विश्वनाथ धाम बना, जिस भगवान शंकर की आज फोटो लेके बैठे थे। अब हिंदू धर्म अगर पढ़ा होता तो उनको ध्यान होता कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। भगवान शंकर की भूमिका ही दुष्टों का संहार करने की है। वो गांधी जी से अहिंसा और अहिंसा से शिव। अब इतनी बड़ी, मतलब हम क्या कहें इस पे, कुछ भी क्या बोले, क्योंकि आज तो बहुत से लोग प्रसन्न हैं और मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा राहुल गांधी को, क्योंकि इस देश में झूठ, और पूरी बात सुन लीजिए ऐश्वर्या जी, झूठ और अराजकता, इस पर जो चुनाव राहुल गांधी ने लड़ा उनको लाभ पहुंचा। इस देश में अराजकों का एक वर्ग है जो लोकतंत्र को खंडित करने के लिए, उसमें बुद्धिजीवियों का भी एक बड़ा वर्ग शामिल है, वो दुनिया के झूठ प्रपंच प्रलाप करते हैं।
और उस झूठ, प्रपंच, प्रलाप और अराजकता पर 10 आउट ऑफ 10 है राहुल गांधी। आज तक मैंने किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं सुना कि इस तरह का हल्का भाषण किसी ने किया हो, इस तरह से अलग अलग फोटो निकालकर। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को हिंदू धर्म को कैसे दिखाना है, बाएं हाथ की तरफ है त्रिशूल, दाएं हाथ में होता तो हिंसा होती, लेफ्ट और राइट जिसको ऐसे सूझता हो, उन राहुल गांधी पर अगर आज सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं तो उन सबको सहानुभूति के साथ शुभकामनाएं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिर गई थी, तब भी कहा गया था हिंदू राजनीति खत्म हो गई। मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर, तब भी अयोध्या से, फैजाबाद से मित्रसेन यादव जीत गए थे एक समय में, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू राजनीति के नए सिरे से परिभाषित होने का वक्त है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को साफ साफ कहा, जो खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि सरकार से समाज की दूरी वो कितने दिन में तय करती है। अब दोनों तय करेंगे और हिंदू भी तय करेगा, राजनीति नए सिरे से परिभाषित हो। राहुल देव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? स्टे विद दिस विंडो। राहुल देव जी। मैं ये चाहता था शलभ मणि त्रिपाठी को कि वो चुनौती वगैरह ना दें, शलभ जी को अच्छा होगा। हिंदुत्व और हिंदू धर्म क्या है, इस पर कभी मौका मिलेगा तो उनसे बहस कर ली जाएगी, लेकिन इस तरह की बचकानी चुनौतियां नहीं देनी चाहिए किसी को। आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं ये पता है सबको। अपना दे रहा हूं कि राहुल गांधी के पीछे कहलवा दीजिए एक बार। तो एक मिनट, पहली बात ये, राहुल जी नहीं, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए प्लीज। मैं आपका सम्मान करता हूं पर आप मुझे ज्ञान मत दें, मुझे पता है सबके बारे में। और राहुल गांधी ने जितना हिंदुत्व पर बोला है, हिंदुओं पर बोला है, एक बार जो है इस्लाम पर बुलवा के दिखवा दीजिए। जो गाजा में हुआ, जो इजराइल में हुआ, जो इजराइल पे जाके अटैक हुआ, उस पर बुलवा के दिखवा दीजिए। कश्मीर में जो होता रहा है उसको बुलवा के दिखवा दीजिए। और जो 1984 के दंगे हुए उस पर बुलवा के दिखवा दीजिए। क्या कुछ मैं बोलूं? जी जी जी, एक एक करके। शलभ जी वो बोल रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी राहुल जी बोलिए। एक मिनट, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे उतना ही समय देंगे। मैं बीच में नहीं बोलूंगा और आशा करता हूं कि ये भी अब बीच में नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा। एक मर्यादा है बहस की भी। आप कितने बड़े हिंदू हैं, अब वो एक अलग बहस हो जाएगी, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। यहां पे कौन पक्षकार है और कौन पत्रकार है ये भी बहुत साफ हो गया। आप अभी, आपकी जो मन में सांप्रदायिकता बैठी है उसका उदाहरण आपने 2 बार दिया। अभी आप इस्लाम को बीच में ले आए, आप जीसस क्राइस्ट को बीच में ले आए। इसका क्या, ये क्या प्रासंगिक है आज के समय? आप ज्ञान दे रहे हैं, आप कौन किसको ज्ञान दे रहा है? मैंने तो केवल ये कहा कि चुनौती मत दीजिए। और जीसस क्राइस्ट ये बड़े गंभीर सवाल, एक एक करके सर, एक एक करके। अलग अलग दृष्टियां होती हैं लोगों शलभ जी, एक एक करके। आपको शायद लेकिन हमारी आपकी एक दृष्टि है, इसका मतलब नहीं कि दूसरे अज्ञानी हैं। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, उसका तो कोई देश देख रहा है, भारत देख रहा है, जनता को डिसाइड करने देता है। ओके, मैं आपसे केवल सब बहस की मर्यादा का पालन करने का अनुरोध कर रहा हूं आपसे। ओके ओके, राम कृपाल जी। मैं केवल 3 वाक्य। रेणु जी आ रहा हूं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, रेणु जी आ रहा हूं, कि पराजित के प्रति सहानुभूति नियम परंपरा भी कहले होती ही है। और दूसरा एक मुक्तिबोध की लाइन में सुना करके खत्म करूंगा। उसके पहले एक बात बोल दूं कि प्रतिशोध व्यक्तिगत है या देश की चिंता है, ये झलक जाता है। शहजादा कभी कह दिया था, और तब से जो है आप निजी खुंदक निकालना और देश की समस्याओं को रखना जनता इतना समझती है। मुक्तिबोध की एक लाइन है कि आहत का भी एक अभिमान होता है, वो अभिमान उस कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। मैं केवल ये कहूँगा कि व्यक्तिगत प्रतिशोध से, व्यक्तिगत खुंदक से राजनीति में कुछ हासिल नहीं होता है। माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले अगर जिम्मेदारी मिलती है तो अहंकार को उतारना पड़ता है। कोई भी जिम्मेदारी हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में जितना हम लोग खुश हो रहे हैं विपक्ष की बात सुन करके, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, मुझे ताज्जुब है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल
जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो सत्ता में बैठा है वो जीता है, जनता ने उसको जिताया है। पहले उसका सम्मान करना सीखिए, उसके बाद अपने अधिकारों की बात कीजिए। रेणु मित्तल जी बोल रहे हैं, उसके विजय जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। रेणु जी, देश छोड़कर कुछ लोग जा रहे थे। देखिए ये तकलीफ इस समय इतनी बढ़ गई है बीजेपी में, और बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोलते हैं, जो उस तरफ चले गए हैं, वो ये है कि आज राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। अच्छा। राहुल गांधी ने कहा, कई इश्यूज पे बात की जो इश्यूज इस देश में चर्चा में चल रहे हैं। अब उस पे आप माने ना माने, मोदी जी का तो झूठ किसी को दिखता नहीं, वो क्या असत्य और क्या सत्य बोलते हैं, डेमोक्रेसी पे क्या उनके व्यूज़ हैं, कितना डिक्टेटरशिप है, कितनी तानाशाही है, इस पे ये लोग मैंने कभी नहीं सुना किसी भी डिबेट में किसी भी इशू पे बात करते हुए। राहुल गांधी ने कई इश्यूज आज फ्लैग किए हैं, उसमें हिंदुइज्म भी है। अब हिंदुइज्म, अभी तक ये लग रहा था कि बीजेपी इसका फायदा उठाती है, अब चुनाव है नहीं, एक सही डिबेट हो जानी चाहिए इस देश में। हिंदू मुस्लिम पे हिंदुत्व क्या है, कौन हिंदू का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या बाकी इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये सोची समझी तरीके से एक मैसेज जाता है बीजेपी में, आरएसएस में, आईटी सेल की तरफ से और बाकी लोगों की, कि सिर्फ अटैक करो हिंदू हिंदू हिंदू, कि उनको एंटी हिंदू बोला। ये एक तकनीक है जो बीजेपी अडॉप्ट करती है, बहुत माहिर है इसमें। उन्होंने बहुत साल तक राहुल गांधी को पप्पू बना के रखा, वो भी एक टेक्निक का और एक उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। पॉइंट इज कि अब ये एक बहुत ज़बरदस्त चेंज ये हुआ कि मोदी जी का डर खत्म हो गया है, लोगों में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में भी, हर जगह। तो मोदी जी डराना चाह रहे थे, खत्म हुआ। शलभ जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नंबर का राहुल गांधी ने कांग्रेचुलेट किया कि आप 240 लाए हैं, आप सत्ता में 15 साल से कांग्रेस बिल्कुल, अब तो 15 हो जाएगा ना, 2 अंकों में बताइए, जो 3 अंक में नहीं पहुंची वो कह रही है कि 3 चुनाव में। ये तो ऐसे होता है जैसे क्लास में जो फेल हो गया वो कहे कि मैं अगली बार मॉनिटर हो गया, मैं अगली बार मॉनिटर हो गया। विजय जी, ओके, रेणु जी पॉइंट टेकन, रेणु जी पॉइंट टेकन, बार रिपीट, रेणु जी पॉइंट टेकन मैम, क्योंकि मोदी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं कमिंग से, विजय जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, ओके मैम पॉइंट टेकन। विजय जी खत्म हो गया। विजय जी, मिलाकर बहस जो है राहुल गांधी जी पर हो रही, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति पर चर्चा कीजिए कि एक जो आज का पूरा भाषण है उनका और पिछले 4 दिन का जो पहला सेशन हमारा शुरू है, वो एक नई राजनीति का मैसेज दे रहा है। उस पर बात करें हम लोग कि ये सरकार के लिए राहुल गांधी जी ये मैसेज दे रहे हैं कि आप हमें कमज़ोर मत समझिए। पहली बात, मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जो रामकृपाल जी ने जिसे एंग्री यंग मैन कहा, तो एंग्री यंग मैन की एक भूमिका के साथ राहुल जी आना चाहते हैं। और हिंदुत्व की जितनी चर्चा हो गई मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि राहुल जी, रामकृपाल जी जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे भाषण का और इलेक्शन का एक मैसेज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी हिंदुत्व की अगर राजनीति करनी है तो उसको भी थोड़ा सा रीडिफाइन करना पड़ेगा। यदि नतीजों को देखें, अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी मुबारकबाद दे रहे, वो ठीक है, लेकिन अयोध्या में आप हारे हैं, रामेश्वरम में आप हारे हैं, चित्रकूट में आप हारे हैं, तो ये आपको बता रहा। और आप 60 सीट्स की बात कर रहे हैं, आपने रिजल्ट नहीं देखे हैं, 93 सीट्स बीजेपी हारी है, उसमें 30 सीटें नई आई हैं, तो कुल मिलाकर जो उसके पास सिटिंग 303 सीट थी उसमें से 90 सीट्स आ रही है। तो बीजेपी को भी थोड़ा सा वो करना चाहिए आत्ममंथन कि क्या वो हिंदुत्व की राजनीति या जो भी राजनीति वो कर रहे हैं उसमें फिर से सोचने की जरूरत है। और राहुल गांधी उस पर रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई आप अकेले ठेकेदार नहीं हैं, मैं भी आ रहा हूं यहाँ पर, मेरे पास शिव जी की तस्वीर है, डरो जी। हर्षवर्धन जी और उसके बाद रत्नाकर जी, भाटी जी, शलभ जी। हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे, बैक ऑन द ओल्ड विंडो। पहला तो मैं ये सुनते सुनते थक गया, पता नहीं कौन सा पत्रकार, मैंने तो आपकी भी डिबेट में नहीं देखा और किसी भी डिबेट में किसको ऐसा रोक दिया गया कि वो किसी के खिलाफ नहीं बोले, किसी के पक्ष में नहीं बोले। कुछ लोग खुद ही नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं, अब उनका अपना कुछ लाभ हानि हित अहित हो रहा होगा। कौन सा पत्रकार है इस डिबेट में, मेरा जो मन होगा वो मैं बोलूंगा, विजय जी का जो मन है वो बोल रहे हैं, लेकिन बेवजह कुछ लोग हर बहस में आते हैं। नहीं, कुछ पत्रकार जो बोलते हैं कुछ सवाल नहीं पूछे, अरे आपके सवाल आप तय कीजिए, हमारे सवाल हम तय करेंगे। ये फांसीवादी मानसिकता के लोग जो बरसों बरस एक तरह के विचार, एक तरह की सरकार को समर्थन देते रहे, उनके चरणों में बिछे रहे, उनके दरबारी रहे, और ऐसे लोग जब आकर इस तरह का ज्ञान प्रस्तुत करते हैं
तो हास्य बोध के अलावा कुछ और सूझता नहीं। अरे बाप रे, इस समय भी अगर आप देखें तो मुद्दों पर बात करिए ना। क्या किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपने भाषण में इतने झूठ बोले हैं? क्या बोले हैं? एमएसपी की लड़ाई में, एमएसपी क्या कांग्रेस के समय में लीगल गारंटी थी? संभव है? 2 मिनट 5 नहीं है। और जब कोई पत्रकार वो झूठ बोलता है, नेताओं का चलता है, देखिए वो तो किसी भी तरह से जीतेंगे। मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र में अगर आप अपनी बात सही तरीके से रख दें, गलत बात भी और किसी को ठीक कर ले, तो हमें उसका सम्मान करना होगा। आखिर राहुल गांधी को इतने नंबर मिले हैं, तुम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को 282 मिले तो भी, 303 मिले तो भी, और जब 240 मिले तो भी आपको लोकतंत्र का सम्मान नहीं करना है। ऐसे लोग फांसीवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे लोकतंत्र को न पहले कभी कोई खतरा था, सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी, उनको भी इस देश ने राइट टाइम कर दिया। ये देश मूल रूप से लोकतांत्रिक है, हम किसी को भी इतना अधिकार नहीं देंगे, सबको राइट टाइम कर देंगे। ओके, रत्नाकर जी विंडो चेंज करिए। रत्नाकर जी बस खत्म हो गया। एंडिंग कमेंट्स रत्नाकर जी। कोई खत्म नहीं, रेणु जी अभी तो शुरुआत है। मैं जब ये बोल रहे थे फांसीवादी सरकारों को समर्थन, तो मैं सोच रहा था वो 28 साल की रामकृपाल जी की लेखनी के बारे में बात कर रहे थे, जिनका अभी धर्म परिवर्तन हुआ है भाजपा की ओर। और उन्हीं को मैं बता दूं, एक आपको भी शेर सुना दूं रामकृपाल भाई। सुना दीजिए। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। रामकृपाल जी से बात करें। हर आहत का अभिमान मोदी जी के लिए है, लेकिन कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए हर आहत का एक स्वाभिमान होता है, और वो उसका नरमुंड आखिरी बूंद नहीं, बूंद चली जाती है तब भी आपके सामने आपकी गलती को दिखाता रहेगा, हमेशा दिखाता रहेगा। जब मोदी जी व्यंग कस रहे थे, तंज कर रहे थे, तो क्या राहुल गांधी सड़क के आदमी थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे? आज आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सम्मान नहीं होता है? क्या गलत बोल दिया उन्होंने? अग्निवीर को क्या मिला? ओके, राजनाथ सिंह भाटी जी 51(2) के तहत इस बात को बताया गया वहां पर। अरे लेकिन ये तो बोलिए कि हाँ मेरे नेता ने गलत जानकारी दी। सौगत राय चौधरी ने बताया, ये तो बोलिए ना सब कुछ। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। गलत जानकारी। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। अरे क्यों बोलूं? तो मत बोलिए, जनता बता देगी। हर्षवर्धन भाटी जी कई बार फांसीवाद, बोलिए भाटी जी एंडिंग कमेंट। फांसीवाद का जिक्र किया, फांसीवादी संगठन, फांसीवादी सोच, हर्षवर्धन जी ने कई बार जिक्र किया। अगर भारत के किसी संगठन के फांसीवादी पार्टी से सीधे तार जुड़ते हैं तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से पहले हाँ, एक जो डॉक्टर हेडगेवार ने अपने लोगों को इटली भेजा था, वो मुसोलिनी से मिलकर आए थे, जर्मनी भेजा था, हिटलर से मिलकर आए थे। और आरएसएस में कई प्रतीक, कई चीज़ें, जैसे इनकी काली टोपी, इनकी हाफ पैंट, इनका ये सलाम, इनका जो चिन्ह होता है, क्या बोलते स्वास्तिक का, ये सब फांसीवादियों से और नाजीवादियों से लिए हुए हैं। स्वास्तिक फांसीवादी भी भाटी जी, फांसीवाद और नाजीवाद पे खड़ा हुआ है। जी स्वास्तिक आप कह रहे हैं? स्वास्तिक यस आप कह रहे हैं? स्वास्तिक नहीं, वो उल्टा कब लगाया जाता है? स्वास्तिक आप देख, स्वास्तिक कब लगाया जाता है? भाटी जी उल्टा स्वास्तिक है वो, उल्टा स्वास्तिक है। हाँ, वो फांसीवादियों का चिन्ह है। रिलैक्स। फांसीवाद और नाजीवाद से ही पूरा ढांचा इन्होंने लिया है। इनकी प्रार्थनाएं, इनका तरीका, इनका संगठन का तरीका, इनके जो विचार हैं वो सारे उनसे ही मिलते। ओके, इस पे आप दिस एंटी हिंदू रैंट हैज टू एंड। चलो मणि त्रिपाठी, बीजेपी एंड कर, रिलैक्स। देख लिए शलभ जी। अब ऐश्वर्य भाई देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है हिंदुत्व को हिंसक बोल के, तो हमारे भाटी साहब कहाँ ले गए? स्वास्तिक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ठीक है, आप सवाल खड़े करते रहिए। हमने तो देखा है कि सनातन को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस के गठबंधन के लोगों ने कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, न जाने क्या क्या नहीं कोसा। अभी रेणु मित्तल जी को मैं सुन रहा था, हमारी बहन जैसी, बड़ी बहन जैसी है, ऐसी की तानाशाही थी। अरे मैं तो कितने साल से आपको सुनते आ रहा हूं कि आप आलोचना करती है, और आज तक आपको किसी ने नहीं रोका। जितना मोदी जी को पत्रकारों ने जितना कोसा नहीं होगा, जितना ज्यादा उनकी आलोचना नहीं की होगी। कभी एक बार आलोचना की तो थी, इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर जला दिया गया था, आपको याद है कि नहीं याद है? और किस प्रकार से अखबार सेंसरशिप होकर निकलती थी, क्योंकि इस देश में एक नेता चुनाव हार गई थी,
बेईमानी से चुनाव जीता था उन्होंने, और जब कोर्ट ने कह दिया कि आपने बेईमानी से चुनाव जीता है तो इमरजेंसी लगा दी गई। पत्रकारों को बूटों तले रौंदा गया, उनकी लेखनी को रौंदा गया, तो तब तानाशाही नहीं थी, हमारी बहन को तानाशाही नहीं दिखती। आज दिन भर बैठ के केवल मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को कोसना, तो आज इनको तानाशाही दिखती है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा ऐश्वर्य भाई, कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट का हमेशा से दुनिया के तमाम ऐसे मुल्कों ने इस्तेमाल किया है जो भारत के शुभचिंतक नहीं है। जब उन्होंने कहा कि चाइना के सैनिकों ने हमारे भारत के सैनिकों को पीटा, तब भी पूरी दुनिया में हमारी सेना का मजाक उड़ा। और आज राहुल गांधी ने सदन के भीतर जो कहा है, उन्होंने देश के खिलाफ बोला है, हिंदुत्व के खिलाफ बोला है। शलभ जी, योजना के बहाने उन्होंने देश की फौज पर सवाल खड़े किए, और मुझे लगता है कि इसका जवाब उनको आने वाले समय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दो बातें महत्वपूर्ण, रत्नाकर जी और रामकृपाल जी, आपकी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं रेणु जी, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। हर्षवर्धन जी, स्वास्तिक पे एक डिबेट करनी पड़ेगी भाटी जी और आपके बीच में, स्वास्तिक पे जो इन्होंने कहा है, और राहुल देव जी ने जो कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी शब्द ध्यान से चुनने पड़ेंगे वो, और एक जो विजय त्रिवेदी जी ने कहा कि इट्स नॉट 60, 93 सीट्स जो बीजेपी हारी है शलभ मणि जी, उसका भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और यहां से बीजेपी या कांग्रेस कहां राजनीति को लेके जा रहे हैं, यह हम सबको देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन स्वास्तिक वाली डिबेट भाटी जी करनी है एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू।